So Malik, welcome back after the break. Hopefully everybody is doing good. So जो कंटेंट अपन डिस्कस कर रहे थे बिफोर द ब्रेक, इट वाज बेसिकली विद कंपनी लॉ सिलेबस। कंपनी लॉ सिलेबस की मैंने आपको बताया टोटल 12 चैप्टर्स है। 12 चैप्टर्स को अपन ने कैसे डिवाइड किए है, जिसमें से 11 चैप्टर्स का मेन डिस्कशन है। 11 चैप्टर्स मैंने बताया कंपनी कॉर्पोरेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस में ज़्यादा कुछ हेडेक नहीं है, मतलब वो एक समरी या शॉर्ट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए मालिक, और उसके बाद वो काम हो जाता। ऑल दीज चैप्टर्स प्लेज ए रोल। 101% तोड़ कॉन्सेप्ट रहता है, 101% ये तोड़ याद रहना चाहिए, तोड़ चीजें आनी चाहिए। एंड वंस कंपनी लॉ इज डन, ओके, एंड आई एम टेलिंग यू, ओके, मैं मेरा अपना एक सीक्वेंस है पढ़ाने का, तो अपन सीक्वेंस से अपने सीक्वेंस से जाएंगे मालिक। एंड वो सीक्वेंस कैसे रहेगा ड्यू कोर्स में मैं आपको बताते रहता हूँ, ओके। लेकिन डेफिनेटली ओके, जो पहले 15 लेक्चर रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते, 2 वीक्स से ज्यादा ही जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.5 वीक्स समझ लीजिए, बिकॉज 2.5 घंटे के लेक्चर है स्टार्टिंग के, ओके। 2 वीक्स का अप्रोक्सीमेट जो टाइम कंटेंट है जहां पर है अपना 2.5 वीक्स तक अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में ही रहेंगे मालिक। एंड डेफिनेटली इट विल टेक ए टाइम, ओके। बस मेक श्योर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में कोई भी गुफ अप मत करो, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, एक 3-4 दिन के बाद अभी अपन एक बार समझ रहे सब सिस्टम, आप भी समझ लोगे, मैं भी समझ लूंगा, मतलब मैं भी आपसे कनेक्टेड हो जाऊंगा, ओके। राघव कक्कर वीडियो प्रॉब्लम देखो, ऑडियो प्रॉब्लम एनीबडी, किसी और को ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है मालिक? बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग और व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इज बेसिकली 3-4 दिन में ये सारी चीजें अपन स्ट्रीमलाइन कर लो, और उसके बाद अपन एकदम फॉर्मेट में आ गए तो स्पीडिंग अप अपने आप कंटेंट हो जाएगा मालिक। इनिशियल 2-3 लेक्चर के लिए अपने को टाइम लग सकता है, ओके। तो कंपनी लॉ अपन समझ चुके हैं। नाउ गोइंग ऑन सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटीज लॉ में हमारे सिलेबस में, ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड दैट इज सेबी एक्ट। सेबी एक्ट, ओके। सिक्योरिटीज लॉ में वी आर कवरिंग सेबी एक्ट। सेबी एक्ट, हाँ, सेबी एक्ट। सेबी एक्ट मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई डू थिंक, ओके, आपको ये आइडिया होगा, सेबी के बारे में आपने सुना भी होगा, और बहुत बार आपने बिकॉज ऑफ सत्यम केस, सत्यम हुआ, उसके बाद पीएनबी का जो किस्सा हुआ, उसके बाद सेबी पिक्चर में आती है। सेबी बहुत बार एक्टिव हो जाती है और सेबी बहुत सारी चीजें लेके आता है। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पर्टिकुलर एक एज सच बताऊंगा, एक कमिटी है सेबी एक्ट में, एक सेबी कमिटी बनाई गई है जो ये सारी देखरेख करती है, बट इट इज फोकसिंग ओनली ऑन listed companies, again I'm making you clear, listed companies or the companies which are in listing। इन ये प्राइवेट कंपनी के इसमें इनका स्कोप नहीं है, इनके पावर्स नहीं है। तो आपको समझना होगा, जो भी कंपनीज लिस्टेड होती है या जो कंपनीज लिस्टिंग के प्रोसेस में होती है, उसमें सेबी एक्ट कवर करता है। सिक्योरिटी लॉज में और एक चैप्टर था, ओके, और एक चैप्टर था, एंड दैट चैप्टर वाज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेक्रा बोलते थे अपन इसको, सेक्रा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ओके, सेक्रा, इसको सेक्रा बोलते थे। सर ये सेकंड चैप्टर किसके बारे में था? स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज अगर किसी को फॉर्म करना है तो स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म करने के लिए प्रोसीजर क्या है, किस तरह से एप्लीकेशन देना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन इस एक्ट में होता है, सेक्रा एक्ट में होता है, सेक्रा एक्ट में होता है। स्टॉक एक्सचेंज के लिए कंप्लायंसेस क्या होंगे, स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टिंग प्रोसीजर क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज का, ओके, ये सारे प्रोसीजर कैसे होंगे स्टॉक एक्सचेंज के, ये डिस्कशन सेक्रा एक्ट में किया जाता है, ओके। वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट एट योर एंड, ओके, आपके फायदे में, देखो अपना फायदा कब होगा? जब अपना सिलेबस कम होगा। अपना फायदा जब होगा जब अपना सिलेबस कम होगा मालिक, ओके। तो बेसिकली जब बात करें तो यहां पर, ओके, इंस्टीट्यूट ने एक सबसे बड़ा चेंज किया, उन्होंने ये चैप्टर डिलीट कर दिया। बहुत ही खुशी की बात है मालिक, हर इंसान के लिए जो एग्जामिनेशन नवंबर 21 से दे रहा है, नवंबर 21 से जो देने वाला एग्जामिनेशन, उनके लिए ये चैप्टर डिलीटेड है। जो जुलाई में दे रहा है उनको चैप्टर एप्लीकेबल है। तो इंस्टीट्यूट का एक नोटिफिकेशन आया, रिसेंट नोटिफिकेशन, एक 10-15 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया हुआ है, शायद आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने बोला 2 चैप्टर हम डिलीट कर रहे हैं, उसमें से एक चैप्टर ये है। तो डिलीशन मुबारक, आपको डिलीशन मुबारक हो मालिक, क्योंकि कितना भी हुआ तो यार 4 घंटे बच गए मालिक, 4 घंटे। सर आप 4 घंटे छोड़ दीजिए सर, नंबर ऑफ पेजेस बचाइए, कितने बचे? तो भाई नहीं बोला तो भी 50 पेज बच गए तुम्हारे, क्योंकि ये चैप्टर सेबी और ये चैप्टर मिलके टोटल 100 पेज का चैप्टर था। तो ऑल टुगेदर तुम्हारा मतलब 50-55 के पेज के रेंज तक तो बच ही गया है रे, कैसे भी करके।
तो कॉन्सेप्चुअली ओके यू शुड बी हैप्पी, मां कसम। नॉलेज देखो, नॉलेज बाद में लेते रहेंगे, नॉलेज जिसमें लेना है नहीं लेना है जैसे भी लेना है ये सब अपन करते रहेंगे, लेकिन बॉस कितना भी रहा तो सिलेबस डिलीट हुआ उसकी खुशी अपनी अलग ही है। तो यहां पर अपना सिक्योरिटीज लॉ में अब सेबी एक्ट ही बचा है। अब यहां पर बिगेस्ट प्रॉब्लम आता है क्योंकि सिक्योरिटी लॉ इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स, बट ये 10 मार्क जब होता था जब यहां पर आपको 2 चैप्टर थे, सेबी और सेक्रा। अब ये 10 मार्क किस तरह से डिवाइड करेंगे? क्या 10 मार्क पूरा सेबी से आएगा? क्योंकि सेबी में सेबी एक्ट भी है और रेगुलेशंस भी है, कुछ रेगुलेशंस है, नॉट ऑल रेगुलेशंस। आई डोंट नो हाउ यू हर्ड लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एलओडीआर रेगुलेशंस भी है। तो सेबी एक्ट प्लस रेगुलेशंस, तो अगर किस्मत सही रही और इंस्टीट्यूट ने इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया तो भाई सेबी एक्ट एक चैप्टर में से 10 मार्क, इससे बड़ा बोनस क्या होना चाहिए? वो चैप्टर पूरा रटा हुआ होना चाहिए यार। 10 मार्क बोला मतलब 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे पूरा चैप्टर रटा हुआ होना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज्यादा उसमें दिमाग थोड़ी करना ही नहीं है। सेकरा होता तो यार इट वाज लाइक यार 4-5 मार्क इसमें से आएगा, 4-5 मार्क इसमें से आएगा तो ठीक है, ओके। बट अगर अभी इस कंटेक्स्ट में ऐसा ही सर्वाइव कर रहा है, ऐसा ही रहा है, तो 101% बॉस सेबी तो तुमने रटना ही चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ओके। तो सेबी का कॉन्सेप्ट ये रहेगा मालिक, सेबी के लिए तुमने ये ध्यान रखना है, सेबी कॉन्सेप्ट आपके पिक्चर में आ गया। तो सिक्योरिटीज लॉ में यू हैव ओनली 1 चैप्टर, फाइनल, खत्म। तो कंपनी लॉ डन, सिक्योरिटीज लॉ खत्म, मां कसम तोड़। अब आते हैं इकोनॉमिक लॉ। अब इकोनॉमिक लॉ में अगर बात करें तो अपना सबसे पहला एक्ट है फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज व्हाट ऑल अबाउट, मतलब ये है किसके बारे में? देखिए ये फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए है, ओके। बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, ओके। देखिए अगर मेरे को बाहर जाना है, यूएस जाना है, और यूएस जाना है तो यूएस डॉलर चाहिए, लेकिन मेरे पास रुपीस है, मुझे डॉलर कौन देगा? मुझे डॉलर 100% बैंक देगी, बैंक या ऑथराइज डीलर्स होते हैं, आपने देखे होंगे, ओके। आपने देखा होगा ऑथराइज मनी एक्सचेंजर करके लिखा होता है। तो अपन अभी डिस्कशन में बैंक रखते हैं, मैं बैंक के पास जाता हूं, मैं बैंक को रुपए देता हूं और बैंक मुझे डॉलर देती है। माय क्वेश्चन इज बैंक के पास डॉलर कैसे आते हैं? अपना सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां आना चाहिए मालिक, बैंक के पास डॉलर कैसे आएंगे? ओके यहां पर एक बार एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था, सर बैंक छापेगी, आरबीआई छापती है ना रुपीस, वैसे आरबीआई डॉलर भी छापेगी। मैं बोला मार डालेगा मालिक। Okay, we are not authorized to print dollars or euros or Swiss franc or something. अपन we are not authorized, मान ले, अरे अपन ऑथराइज नहीं है और भाई प्रिंट भी नहीं करना, भाई वह लग जाएगी अपनी यार। तो सर मेरा क्वेश्चन है, अपने पास डॉलर कहां से आएंगे? अपने आरबीआई को डॉलर कहां से मिलेंगे, बैंक को कहां से मिलेंगे, ताकि वो बैंक मुझे डॉलर दे सके, ताकि मैं यूएस में जाके उड़ा सकूं, ऐश कर सकूं। भाई आऊंगा तो नहीं, घूमने तो जाना पड़ता है भाई, जिंदगी जीना पड़ता है, जिंदगी जीने का तो मौका बहुत जरूरी है। एंड आई डू थिंक एवरीबडी शुड एग्री, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप जब से सीए फाइनल में आए हो आपकी जिंदगी की लग गई है, यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट देयर इज नो लाइफ एज सच। कितनी बार आपको इधर शादी में बुलाया जाता है, बोलता है नहीं भाई पढ़ना है मेरे को, अरे इधर अभी कोविड की वजह से कोई बुला भी नहीं रहा है वैसे भी, ओके। कोविड आने के बाद तो शादी में क्या मतलब किधर भी नहीं बुला रहा है, मां कसम ऐसा हो गया है। लेकिन उसके पहले भी तेरे को बुलाते थे तो मतलब तू ऐसे ही मतलब टाइम नहीं है, ये नहीं है, मेरे को पढ़ना है, सीए फाउंडेशन है, ऐसा है, सीए इंटर है, और हवा करता था ना। तो अपनी तू पढ़ता क्या था ये तुझे भी मालूम है ना, मुझे भी मालूम है, हाँ। मतलब वी आर अवेयर, वी बोथ आर अवेयर दैट हाउ मच यू स्टडीड एंड हाउ मच इट वाज रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड, ओके। ये अपने को मालूम है, लेकिन अपनी हवा करना, हाँ नहीं भाई टाइम नहीं है, चार्टर्ड की फीलिंग, चार्टर्ड, ये चार्टर्ड करके जिंदगी निकल गई और अल्टीमेटली तूने मजे नहीं मारे। किसी की शादी में बुलाया, मतलब नहीं भाई सीए के एग्जामिनेशन दे रहा है, और तुम्हारे पेरेंट्स मतलब ऐसे भी, अपने पेरेंट्स भी ऐसे प्राउड होते हैं ना, हो गए अरे तुम्हारा बेटा नहीं आया, अरे नहीं सीए कर रहा है, तुम्हारी बेटी नहीं आई, चार्टर्ड की एग्जामिनेशन दे रही है मालिक, अरे मां कसम तोड़, क्या फीलिंग होती है। लेकिन भाई उसकी शादी के फोटो में तुम मिसिंग होता है, जब भी उसका एल्बम खुलता है घर पे देखने के लिए मेमोरीज में, ओ मिसिंग नो फोटोज। तो ऐसी भी लाइफ, कैसी लाइफ यार, ये लाइफ भी लाइफ है क्या यार? किसी के मतलब फोटोज में अपन नहीं आ पा रहे, किसी के मेमोरीज में नहीं आ पा रहे यार, ये मजा नहीं आता यार। तो लाइफ को बैलेंस रखना सीखो आप लोग, ओके भाई। यार मेरे को मालूम है पढ़ाई करनी है, लेकिन एट द सेम टाइम आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू लिव द लाइफ ऑल्सो। अल्टीमेटली यू आर बॉर्न टू लिव, यू आर नॉट बॉर्न टू स्टडी ओनली। स्टडी इज ओनली वन ऑफ द ऑप्शन, बट बॉर्न टू लिव इज वन ऑफ द मेजर ऑप्शन। तो भाई यार जीना सीखो। तो भाई यूएस घूमने जाना, ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना, ओके, न्यूजीलैंड घूमने जाना, ओके, यूरोप घूमने जाना, ओके। घूमने जाओगे तो उधर रुपीज लेके जाओगे तो कोई लेगा नहीं मालिक, तो यू रिक्वायर यूएस डॉलर्स, यूरोस, स्विस फ्रैंक्स। तो पैसे कहां से आएंगे? तो आप आरबीआई के पास जाओगे, आरबीआई के पास कहां से पैसे आएंगे मालिक? आरबीआई को पैसे ऐसा
इधर बहुत सारे फॉर्मेट है, जिसमें से एक फॉर्मेट है वो लोन ले, क्या आपको लगता है वो यूएस से लोन लेते रहेगी? पर मेरा क्वेश्चन है, लोन लेने के बाद भी उनको डॉलर ही चुकाने पड़ेंगे। अगर डॉलर में लोन लिया तो डॉलर ही चुकाना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है यूएस तू एक काम कर, डॉलर दे दे, तू रुपीज ले ले मुझसे, तो यूएस कहीं से भी कुछ करने दो। ओके, पॉइंट इज दैट उनको आरबीआई को पैसा कहां से आता है? ओके, एक लोन का फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है, आई मे एग्री, बट देयर आर मेजर सोर्स क्या है? ओके, अपने इंडिया से कोई बाहर काम करने जाता है, यूएस में काम कर रहा है और वो इंडिया में रुपीज भेज रहा है, तो उसने तो यूएस में डॉलर कमाए होंगे, तो वो आरबीआई को भेजता है डॉलर, और आरबीआई फिर उसको रुपीज में कन्वर्ट करके इंडियन पर्सन को देती है, तो आरबीआई के पास डॉलर इस तरह से जमा होता है। नाउ ये डॉलर और रुपीस का जो बैलेंस रखने का काम है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहा ना तो बहुत फंडामेंटल इश्यूज आएंगे, एंड दैट फंडामेंटल इश्यूज आर एक्चुअली कवर्ड इन योर दिस चैप्टर, एंड दैट इज कॉल्ड फेमा, Foreign Exchange Management Act, and this is very important chapter from your examination point of view also. 101%, मतलब जो 30 मार्क्स का इकोनॉमिक लॉ है उसमें से 8 मार्क अप्रोक्सीमेटली फेमा ही कवर करता है। 8 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली विल बी कवर्ड बाय फेमा इटसेल्फ। मतलब फेमा 8 मैं मिनिमम बोल रहा हूं, मतलब मालिक मतलब ये गया तो 16 मार्क्स तक भी जाता है एक चैप्टर खाली। लेकिन अगेन दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, वापस बड़ा चैप्टर है, टाइम लगता है लेकिन बहुत ईजी चैप्टर है, और टाइम ऐसा नहीं लगता जितना डायरेक्टर्स को लगता है। ओके, 3 लेक्चर का काम है फेमा, फेमा नॉट मोर देन 3 लेक्चर, 3 या 4 लेक्चर की रिक्वायरमेंट रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगा फेमा। फेमा इज अप्रोक्सीमेटली बेसिकली दिस चैप्टर, तो दैट इज योर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, द सेकंड चैप्टर कम्स इनटू पिक्चर इज योर फैकरा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं। फॉरेन से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आता है इंडिया को, ओके, वो रेगुलेट होके आना चाहिए। रेगुलेट मतलब ओके, रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। एग्जांपल, अपने जो दुश्मन कंट्रीज है, वो दुश्मन कंट्रीज किसी को फंडिंग करेंगे इंडिया में, और वो फंडिंग करने के बाद इंडिया में जो रह रहा है वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ काम करेगा। इसीलिए अगर फॉरेन से कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इंडिया में कुछ फंडिंग आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो दैट नीड टू बी रेगुलेटेड, एंड दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। वेरी स्मॉल चैप्टर, एक लेक्चर का काम है। ओके, एक लेक्चर में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट खत्म हो जाएगा, 3 घंटे का काम रहेगा। ओके, 3 घंटे में अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हो जाता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है फेमा का, फेमा के बाद का। तो फेमा, ओके, फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ओके, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, दोनों वर्डिंग में एक अगर देखोगे, फर्स्ट में मैनेजमेंट है एंड सेकंड में रेगुलेशन है, इसके ऊपर भी एम्फेसाइज करना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड आपके लिए सिलेबस में आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा आर्बिट्रेटर्स होते हैं और कंसिलेटर्स होते हैं, तो इनका भी एक एक्ट है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट कैसे करना, उनके आर्बिट्रेटर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, आर्बिट्रेटर कैसे होने चाहिए, कंसिलेशन का कैसा होना चाहिए। अगेन वेरी बेसिक चैप्टर, 1 लेक्चर। तो अगर आप देखोगे तो सेकंड एंड थर्ड चैप्टर इज 1 लेक्चर, और सेकंड और थर्ड चैप्टर ये मैं आपको बता दूं, ये आपको 8+ मार्क्स का लॉजिक है। यहां पर ये 4 मार्क का अप्रोक्सीमेट एवरेज आता है, ये 4 मार्क एवरेज आता है, यानी 1 क्वेश्चन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन। और एनीवे ओके, मेरे ख्याल से वर्थ है, एक लेक्चर में आपको एक 4 मार्क का क्वेश्चन मिल रहा है, वर्थ है ना। लेकिन ये ऑप्शंस में निकलने के बाद बता रहा हूं मैं, तो यूजुअली अगर देखोगे तो दोनों में से एक अटेम्प्ट करने को आएगा, दोनों के दोनों अटेम्प्ट करने को बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि वो किसी के साथ ऑप्शन में मैच होता है मालिक। तो पहला है फेमा आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज, सेकंड इज फैक्टरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, थर्ड इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। ओके, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? एनी आइडिया मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है मालिक? एनी आइडिया मालिक मनी लॉन्ड्रिंग? तो मालिक मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो भारत माता की जय। तो भाई जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको एक 5-10 सेकंड का आगे पीछे रहेगा, तो अपन ने फॉरवर्ड कर लेने का, अगर आपका वेटिंग टाइम है, आपको सोचना नहीं है, बट मैं ये तो थोड़ा वेट करूंगा मालिक, और मैं इसको एडिट नहीं करता क्योंकि अपन एडिटिंग में बिलीव नहीं करते मालिक। ओके, ऋषभ का आंसर आ गया कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। ओके, यही आंसर के लिए मैं वेट कर रहा था, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर।
हवाला के थ्रू पैसे ट्रांसफर करना। राघव का भी आंसर आ गया, राघव ने अपने अपने कांड आंसर दिया, कांड हवाला से ट्रांसफर करना, हवाला हवाला सर हवाला। और ऋषभ और कीर्तन, अरे एकदम फॉर्मल सर, ब्लैक इनटू व्हाइट, black into white money. Now what is a black money? Actually this is one of the biggest question you should understand. Now many time your perception is black money is what? Black money transfer from in India, ऐसा नहीं, unsource money utilization, जगत unsource money utilization. My main point is what you need to understand. आपने ये सारी चीजें जो बोली ना उसी के इर्द गिर्द में आते हैं, black into white करते हैं, but what is exactly a black money? नो बहुत बार आपका मिसकंसेप्शन ये होता है कि ब्लैक मनी इज द मनी विच इज सेव्ड बाय अवॉइडिंग टैक्सेस। मैंने टैक्स नहीं भरा, मैंने बताया नहीं इनकम टैक्स को, और वो हो गया ब्लैक मनी। लेकिन खाली ये ब्लैक मनी ऐसा नहीं है, अपना परसेप्शन ब्लैक मनी के रिलेटेड यही जाता है कि ब्लैक मनी मतलब जिसपे टैक्स नहीं भरा। ओके लेकिन लॉजिकली ये है कि टैक्स नहीं भरने के कारण के वजह से ब्लैक मनी का और एक सोर्स आप देखिए। एग्जांपल, ओके मैंने मिस्टर एक्स को पैसे दिए 10 लाख और किसी का मर्डर करने बोला। मैंने बोला भाई वो 10 लाख तेरे, तू मर्डर कर, 10 लाख में उसने मतलब खून कर दिया। अब पॉइंट समझ करो, वो जो 10 लाख उसको मिले वो कैश में दिए होंगे, मैंने ऑन अकाउंट तो नहीं दिया। ओके मतलब जैसे अगर आपने देखा होगा बैलेंस शीट में, अपन पीएनएल में तो ऐसा नहीं लिखूंगा टू मर्डर ऑफ ये ओके 10 lakhs, और वो भी अपने पीएनएल में लिखेंगे नहीं बाय सेल ओके ऑफ मर्डर ऑफ 10 लाख, ऐसा तो नहीं लिखेगा ना मालिक। तो ये 10 लाख का कैश का ट्रांजैक्शन होगा मेरा। तो मेरे पास जो कैश आया, मैंने कैश कैसे ही जमा किया छोड़ दो, पर मैंने उसको कैश दिया ताकि वो किसी का मर्डर कर सके, और उसने मर्डर कर दिया। और वो 10 लाख उसने वो ब्लैक कब तक यूज करेगा, तो उसने उसको व्हाइट किया। अब व्हाइट करना मतलब क्या करना, वो ये ब्लैक मनी समझिए, ये ब्लैक मनी, दिस इज समथिंग विच इज ऑफेंस, वेरी वेरी बिग ऑफेंस। ओके यार भाई यार चरस गांजा बेच के पैसा कमाया कैश में, अब उसको व्हाइट किया तो मतलब क्या किया मालिक, उसकी एक अकाउंटिंग एंट्री बनाई। एग्जाम्पल इट में हैपन लाइक दिस दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक छोटा सा कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देंगे जिधर छोटे छोटे पैसे आते हैं, ये कर देंगे अपन लोग। ये मनी, ये ब्लैक टू व्हाइट करना मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग खाली इनकम टैक्स ऑफिस के हिसाब से मत देखिए, मैं वापस बोल रहा हूं, इसको स्कोप बड़ा करना पड़ेगा। एंड दिस इज वेरी गुड चैप्टर, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग यू, बट दिस इज गुड, रियली अ गुड चैप्टर फ्रॉम योर ओके एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो अपन रियल लाइफ में करने वाले, रियल लाइफ में क्या करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त चैप्टर है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे समझ में आएगा कि भाई यार काम कैसे करना है और एक्टिविटीज में क्या इशू आए तो क्या करना रहेगा मालिक। तो दैट इज योर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो ग्रुप 2 में पेपर 7 जो ऑप्शनल पेपर है उसमें कोई इकोनॉमिक लॉ ले रहा होगा तो डेफिनेटली उसमें फेमा भी है, फेमा का भी कवरेज अच्छा खासा रहेगा। ओके दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग पे उधर बहुत अच्छा सिलेबस है। तो पेपर 7 जो है अगर आपने इकोनॉमिक लॉ देखा होगा तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत ज्यादा सेक्शंस है, जिसकी वजह से ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा मालिक। दिस चैप्टर इज वर्थ अंडरस्टैंडिंग बिकॉज दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो एनीथिंग विच यू हैव अर्नड इल्लीगली, ओके अर्नड इनलीगली, ओके ये आप समझने का कोशिश करो, दैट इज पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पांचवा एक सरफाइसी करके था, सरफाइसी एक्ट। नाउ सरफाइसी क्या था, सिक्योरिटाइजेशन एंड ओके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सर एक कंपनी एक्ट में ही कंपनी रजिस्टर्ड होती थी, बट दे आर सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन। ओके इन लोग का मेन काम क्या होता था, बैंक अगर कोई एसेट, एग्जांपल अभी मैंने जैगुआर लोन पे लिया, एज्यूम करते हैं जैगुआर एक्सजेल मैंने लोन पे ली। ओके अभी लोन वोन का कुछ कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, लेकिन एज्यूम करते हैं अभी जैगुआर एक्सजेल लोन पे ली। अब ये जो लोन पे मैंने लिया होगा तो जैगुआर है, अब मैं एग्जांपल मैं पैसा बंद कर देता हूं, मैं बोलता हूं मैं लोन का ईएमआई भरूंगा ही नहीं, तो मेरे को बताओ वो जैगुआर लेके जाएंगे, जैगुआर लेके वो बेचेंगे किधर? बैंक क्या ये बेचने में एक्सपर्ट है क्या? तो बैंक ऐसी कंपनीज को ढूंढती है, जो सरफाइसी मैंने लिखा है ना स्क्रीन पे, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन, सरफाइसी कंपनी को बैंक देती है, ओके कार बेच देती है और उनसे पैसे ले लेती है, और ये कंपनी सरफाइसी कंपनीज जो होती है ये ट्रांजैक्शन में डील करते हैं, एक्सपर्टाइज होते हैं सेलिंग एसेट्स में, जो सिक्योरिटाइज एसेट्स होते हैं ना उसमें बेचने में एक्सपर्टाइज होते हैं। ओके ये सिलेबस भी इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया कि अपने सिलेबस से डिलीट हो गया मालिक। पहले इस पे भी 4 मार्क के क्वेश्चन आते थे, अभी ये 4 मार्क कौन से चैप्टर पे शिफ्ट होंगे मालूम नहीं, लेकिन 5वां चैप्टर मेरा मेन सर आप अगर डिलीट हो गया तो बता क्यों रहे हो? रीजन सिंपल है, क्योंकि आपको जो आप मॉड्यूल देखोगे इंस्टीट्यूट की उसमें ये चैप्टर दिखेगा, मॉड्यूल देखोगे इंस्टीट्यूट की उसमें ये चैप्टर दिखेगा, लेकिन अपनी बुक में चैप्टर नहीं रहेगा। तो वापस बोलेगा तू चैप्टर किधर गया सर, आपने तो एक चैप्टर पढ़ाया नहीं, एक उधर चैप्टर पढ़ाया नहीं। अरे भाई चैप्टर सिलेबस में है नहीं, वो मॉड्यूल में है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में रहेगा ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तो दिसंबर 2020 का है मालिक।
तो मेक इट श्योर ये 2 चैप्टर आपको मॉड्यूल में दिखेंगे, अपनी नोट्स में नहीं दिखेंगे, अपने टेक्स्ट बुक्स में नहीं दिखेंगे। रीजन सिंपल है, बिकॉज दिस चैप्टर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस मालिक। ओके, तो याद रखिए ये वाला पॉइंट है। तो सरफाइसी, बट सरफाइसी का मैंने ब्रीफ बताया आपको कैसे क्या वर्क होता है। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अभी एक छोटा सा मैं इधर लिंक बता रहा हूं, एक छोटा सा लिंक, द लास्ट पोर्शन ऑफ द लास्ट लिंकेज ऑफ द पॉइंट। ओके, उसके बाद अपन स्ट्रक्चर चालू करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ओके, अगर आप इधर देखोगे, अपन ने चैप्टर वाइंडिंग अप देखा, इधर वाइंडिंग अप देखा, और ये IBC है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। दोनों कंपनी के रिलेटेड ही है, एक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और एक है वाइंडिंग अप। अगर आप इधर ऊपर देखोगे वाइंडिंग अप है, उधर देखोगे वो साइड देखोगे तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी है। दोनों में फर्क क्या है? ओके, अगर मेरी कंपनी डूब रही है और मुझे कंपनी को बंद करना है और कंपनी के पैसे नहीं चुका पाऊंगा, तो मैं वाइंडिंग अप के एप्लीकेशन दूंगा। मैं खुद वाइंडिंग अप में जाऊंगा। वाइंडिंग अप यानी ये चैप्टर 7 में, ये चैप्टर 7 देख रहे हो, चैप्टर 7 के अंदर मैं एप्लीकेशन दूंगा और वाइंडिंग अप का प्रोसेस होगा। ट्रिब्यूनल को वाइंडिंग अप करना है, ये चैप्टर 7 के थ्रू ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप करेगी, ट्रिब्यूनल। ओके, लेकिन एज्यूम करते हैं मैंने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया और बैंक का 1 करोड़ का लोन का EMI मैं चुका नहीं पा रहा हूं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, अगर वो ऐसे एग्जांपल एक जैगवर कार थी, तो जैगवर का 1 करोड़ का लोन था, एज्यूम करते हैं, और वो 1 करोड़ का लोन मैं चुकाया नहीं, तो बैंक के पास ऑप्शन क्या था? जैगवर लेके जाती थी, जैगवर वो सरफाइसी कंपनी है उनको बेच देती थी, एंड उसके बाद वो दे वुड टेक ए मनी फ्रॉम देम। दिस वाज हाउ यूज्ड टू हैपन। और बैंक में हैव वन मोर ऑप्शन दैट दे मे गो इनटू IBC आल्सो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में ओके, दे में गिव एन एप्लीकेशन दैट अमित तातेड़ का कंपनी हमारा EMI चुका नहीं रहा है, ओके भाई उसको इंसॉल्वेंट करो या उसको वापस रिजॉल्व करो। सर तो फिर दोनों चैप्टर में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन वाइंडिंग अप एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी? प्लीज अंडरस्टैंड, वाइंडिंग अप इज बेसिकली वाइंडिंग अप, देयर इज नो ऑप्शन टू रिवाइव द कंपनी, देयर इज नो ऑप्शन टू वापस कंपनी को खड़ा करना। IBC में दे गिव 6 months और सो थोड़ा सा ज्यादा भी टू रिवाइव द कंपनी, वापस कंपनी को खड़े करने की कोशिश करते हैं वो। ओके, ये ऑप्शन दिया जाता है IBC में, और अगर नहीं हुई तो उसके बाद वाइंडिंग अप होता है। तो IBC में अगर गया होगा कोई सेक्शन और IBC के थ्रू जा रहा होगा, देन IBC के थ्रू जा रहा होगा, देन एटलीस्ट व्हाट विल हैपन मालिक, एटलीस्ट इन IBC ओके यू हैव ए ऑप्शन दैट योर कंपनी कैन सर्वाइव, योर कंपनी विल नॉट डिसॉल्व। देयर इज 6 months ऑप्शन और थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन जिससे कंपनी सर्वाइव कर लेगी। बट वाइंडिंग अप में ऐसा नहीं है, वाइंडिंग अप में एक बार चली गई तो कंपनी डिसॉल्व होने की कगार पे ही रहने वाली है, वो डूबना ही है कंपनी का है, यहां पर बचाने की कोशिश किया जाएगा IBC में। और IBC का नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। अब क्वेश्चन आता है, हर चीज देखो, इधर आपने पढ़ा कंपनी लॉ मतलब कंपनी एक्ट है, इसके बाद सिक्योरिटी लॉ सेबी एक्ट देखा आपने, इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सारे तो एक्ट है, खाली इसका नाम IBC कोड है, कोड। व्हाई इट इज कॉल्ड ए कोड सर? कोड या IBC को कोड क्यों बोला जाता है? तो प्लीज डू अंडरस्टैंड, इसका भी एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको यह समझना जरूरी है, जब बहुत सारे एक्ट मिलके एक कंबाइन एक्ट बनता है तो उसको एक्ट नहीं बोला जाता, उसको कोड बोला जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? समझने कोशिश करो। अगर 2 से ज्यादा एक्ट कंबाइन होते हैं, 2 से ज्यादा एक्ट कंबाइन होते हैं, एक्ट कंबाइन होते हैं, 2 से ज्यादा एक्ट कंबाइन होते हैं और एक एक्ट बनता है, एक कॉमन एक्ट बनता है, उसको एक्ट नहीं बोलते, उसको कोड बोलते हैं। इसलिए आप देखना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ऑफ कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में एक एक्ट नहीं है, एक से ज्यादा एक्ट है। सर एग्जांपल, कंपनी एक्ट का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है IBC में भी, और दूसरे एक्ट भी, पार्टनरशिप फर्म के एक्ट की भी रिक्वायरमेंट इंक्लूडेड है, इंडिविजुअल के एक्ट की, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए भी इंसॉल्वेंसी करना है तो कैसे इंक्लूडेड है, ये है। तो अगर कंपनी को वाइंडिंग अप करना है तो वाइंडिंग अप ऑप्शन है, लेकिन अगर कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एक्ट इंसॉल्वेंसी कोड चलाना है तो डेफिनेटली आई विल यूज दिस कोड, यूज दिस कोड। अब अगर इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट भी चलाना है तो आई विल यूज दिस कोड, पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट भी है तो आई विल यूज दिस कोड। This code is not used only against company, it is used against all। उन्होंने डिफाइन किया स्कोप, ओके उनके अगेंस्ट है। तो कोड मतलब मल्टीपल चीजें एक साथ में है। जैसे जेट एयरवेज का अभी भी सर्वाइवल, यस परफेक्ट। राघव का ये जेट एयरवेज का, अगर आपको मालूम है जेट एयरवेज की अभी सुनवाई चल रही है, तो जेट एयरवेज का अभी भी सर्वाइवल IBC की वजह से हो रहा है। जेट एयरवेज अभी मेरे ख्याल से 2-3 पहले ही उनका न्यूज आया हुआ है कि उनका भी CIR प्रोसेस बोलते हैं उनको, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उनके एक प्रोसेस का पॉइंट है, तो अभी भी उनके सर्वाइवल IBC के थ्रू होने की संभावना है मालिक। तो दैट इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग मालिक, दिस इज व्हाट ऑल योर सिलेबस। और यहां पर जो मैं मनी लॉन्ड्रिंग का बोल रहा था, दिस इज समथिंग अराउंड 4 marks,
सरफाइसी 4 मार्क का आता था और आईबीसी वापस अपने लिए 8 मार्क का आता है मालिक। दिस इज हाउ टोटल 30 मार्क्स, और ये भी मैं बिना ऑप्शन के कवर किया मालिक। बिना ऑप्शन मतलब इसके अलावा 20 मार्क्स इधर उधर इर्द गिर्द हो सकते हैं किसी और चैप्टर में, कैसे और चैप्टर्स में क्या कंसेप्ट है डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए। दिस इज समथिंग विच इज योर पेपर सीए फाइनल पेपर 4 लॉ, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, जो अपने लिए 100 मार्क्स का पेपर है। 30 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। ओके, इसीलिए आपको सिलेबस कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज पढ़नी, मतलब यू कांट लीव वन सेक्शन और वन प्रोविजन ऑल्सो। वन सेक्शन और वन प्रोविजन छोड़ा, ओके, यू आर रिस्क एट 1 मार्क इटसेल्फ बिकॉज ऑफ एमसीक्यू। तो इसीलिए यहां पर मैं कुछ छोड़ने बोलूंगा ही नहीं। मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद है तो वाइंडिंग अप में भी मैंने क्या बताया था आपको, मैंने छोड़ने नहीं बोला था, मैंने बोला पढ़ लो पूरा अच्छे से पढ़ने का, और उसके बाद देन वी शुड डू मोर एफर्ट्स इन रिवीजन बुक और समथिंग लाइक दैट, so that all provisions will can recall but not in detail, at least based on number of marks and other scheme, because कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, एबीसी एनालिसिस जिसको अपन बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ अपना पेपर सोर। मेरे ख्याल से एटलीस्ट अभी के लेक्चर में आपको ये समझ में आ चुका होगा कि भाई यार अपना सिलेबस क्या है, स्कोप क्या है, कौन सा कितने मार्क का है, कौन सा पोर्शन कितना मार्क रोल प्ले करेगा, किसमें एफर्ट ज्यादा लगेंगे। तो अगर आप नोट करते हो तो अगर मैं कंपनी लॉ के चैप्टर 1 2 3 बोलता हूं या 4 5 6 बोलता हूं, 4 5 6 बहुत छोटे चैप्टर है इसलिए इट्स वर्थ। अगर एग्जांपल 4 5 6 की बात करूं ना तो ये सिर्फ मतलब ऑलमोस्ट ये 3 चैप्टर 4 लेक्चर 4 से 5 लेक्चर में हो जाएंगे मैक्स टू मैक्स। तो ये यहां पर अपना मेजर टाइम है ना सिर्फ ये 3 चैप्टर है मालिक, डायरेक्टर, इसमें मेजर टाइम है। ओके, तो ये याद रखना। इसका मतलब और मतलब इसका मतलब ये लॉजिक भी मत लगाना सर, ये इसका मतलब ये भगा रहे हैं ना पहले वाला बहुत धीरे पड़ा, ऐसा नहीं होता है मालिक। ओके, भगाने का नहीं भाई, लॉजिक अपना सिंपल है। पॉइंट ये है कि इसके अंदर एक एक प्रोविजन को समझना, उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा। यहां पर कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अभी बता सकता हूं। ओके, एग्जांपल, जब भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ोगे आपको बहुत सारे एग्जम्पशंस या एक्सेप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे एग्जम्पशन या एक्सेप्शन मिलेंगे। सर व्हाट डज इट मीन? इट मींस लाइक दिस, एग्जांपल, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू फलाना कंपनी, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू ड्रीमका कंपनी। ऐसे आपको बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे चैप्टर 1 2 3 में। 4 से लेकर आगे इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। सेक्शन 8 हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, ओके, पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको हर एक सेक्शन में इट इज एप्लीकेबल टू ओनली दिस कंपनी, इट इज एप्लीकेबल टू दैट कंपनी, इट इज एप्लीकेबल टू। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ना आपके एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अगेंस्ट मार्क्स भी तो ज्यादा ही है ना मालिक। अगर एफर्ट ज्यादा है तो मार्क्स भी ज्यादा है, तो आपके एफर्ट्स ये रहेंगे। तो मेक इट श्योर एंड हाउ, मतलब अपना कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल रहेगा। ओके, जैसे ही अपन स्ट्रक्चर जाएंगे, मेरे ख्याल से इधर तक सब लोग क्लियर है। ओके, तो आई डू थिंक नाउ द थिंग्स आर क्लियर एटलीस्ट विद ए स्कोप। ओके, सो वी कैन एटलीस्ट नाउ, ओके, अगर ये क्लियर है तो अपन अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें स्टार्ट कैसे करना है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सब अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। घाई मत करना मालिक, मैं वापस बोल रहा हूं, घाई कब करना चालू करना, एक 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद घाई मतलब है ना, तुम थोड़ा स्पीड में रहना, अभी स्पीड मत पकड़ना, अभी थोड़ा थोड़ा होते जाएगा, लेकिन आप उसको अडेप्ट करते जाओ। मेरे स्टाइल को अडेप्ट करोगे, लास्ट डे में 3 घंटे में सब रिकॉल करवाऊंगा। अगर आपने मेरा स्टाइल अडेप्ट नहीं किया ना, बहुत मुश्किल क्या होगी मालिक, क्या आपको मैं, जब तक आप वो मॉडल में ढलोगे नहीं ना, तब तक इट विल बी ए बिग चैलेंज फॉर मी एंड इट इज ए चैलेंज फॉर यू ऑल्सो टू रिकॉल, बिकॉज दैट इज हाउ यू द स्ट्रक्चर विल क्रिएट। तो एवरीबडी इज ओके विद दिस पॉइंट? तो आई डू थिंक सब लोग का स्ट्रक्चर रेडी है। तो मालिक लेट्स स्टार्ट विथ योर, मेरे ख्याल से अभी अपन चालू कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू योर फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं चैप्टर पढ़ना कैसे है। ओके, सबका ध्यान इधर, अभी सबका ध्यान इधर, बिकॉज अभी आप मेरे मॉडल को समझिए। वापस मैं बोल रहा हूं, मॉडल को समझिए, धीरे जाइए, आप समझिए पढ़ना कैसे है, क्या करना है, तो घाई मत करना। ओके, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, ओके, जैसे चैप्टर 1 अभी मैंने, बिकॉज मैं जस्ट थोड़ा सा रिकवर हुआ हूं, तो अभी मैंने बनाया हुआ नहीं है, तो यूजुअली मैं क्या कर लूंगा, ओके, लेक्चर के पहले चार्ट जो बनाता हूं मैं वो बना दूंगा मालिक। तो जैसा एग्जांपल, ओके, आपको इस पे कंट्रोल लेना है, कंट्रोल लेना मतलब आपको जब भी मैं रिकॉल करने बोलूं तो इस तरह से रिकॉल होना चाहिए। ओके, चैप्टर 1 में अपन टोटल 4 चीजें पढ़ेंगे।
चैप्टर 1 में अपन टोटल 4 चीजें पढ़ेंगे। ओके, सबका ध्यान स्क्रीन पे। पहले आप मेरे पास समझ लीजिए करना क्या है। सबसे पहला होगा बेसिक्स, बेसिक्स, ठीक है मालिक। दूसरा होगा ओके अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट एंड टाइप्स। तीसरा होगा टर्मिनेशन। एंड लास्ट होगा अदर्स। यानी पहले चैप्टर में अगर देखा जाए तो तुम्हें 4 चीजें पढ़नी है। पहले चैप्टर में तुम्हें देखा जाए तो 4 चीजें पढ़नी है, बेसिक्स, अपॉइंटमेंट एंड टाइप्स, टर्मिनेशन, अदर्स। व्हाट इज द चैप्टर 1 नेम? चैप्टर 1 का नाम क्या है? आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अपन ने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है, तो चैप्टर 1 का नाम आपको ऑलरेडी पता है, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 4 चार्ट आपको रिकॉल होने चाहिए। क्या क्या रहेंगे? पहला रहेगा बेसिक्स, दूसरा रहेगा अपॉइंटमेंट एंड टाइप्स, तीसरा रहेगा टर्मिनेशन, चौथा रहेगा अदर्स। बेसिक्स मतलब जो अपने को चालू करने के लिए चाहिए। अपॉइंटमेंट एंड टाइप्स, ओके, कितने प्रकार के अपॉइंटमेंट होते हैं या कितने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर है, सेकंड सबसे बड़ा पोर्शन। थर्ड टर्मिनेशन, जैसे किसी ने शब्द बोला था स्टार्टिंग में, डिस्क्वालिफिकेशन, वेकेशन, ओके, रिमूवल, रेजिग्नेशन, ये सब अपन टर्मिनेशन में पढ़ेंगे। एंड अदर्स, अदर मतलब पंचायती सेक्शन, लास्ट के सेक्शन, जैसे एग्जांपल डिन हो गया, ओके, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वाला सेक्शन हो गया, या उसके अलावा रजिस्टर कौन सा मेंटेन करना है, कौन से रजिस्टर में अपडेट करना है, ये सब सेक्शन, अदर सेक्शन, अदर्स, अदर्स, जिसके लिए कैटेगरी की जरूरत नहीं है हमें। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए कैटेगरी ओवर दैट। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इन बेसिक, ओके, अभी मैं क्या करूंगा, आई विल नॉट ड्रॉ कंप्लीट चार्ट ऑन द फर्स्ट डे, बिकॉज ये आपको अडेप्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो इसमें देख लीजिए, अपन बेसिक्स का आज बता देते हैं चार्ट, आप बेसिक का खत्म कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे ना याद करने की कोशिश करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स में पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक क्या होगा मालिक? फर्स्ट पार्ट ऑफ बेसिक, फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी डायरेक्टर्स, हाउ मेनी डायरेक्टर्स, यानी एक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अभी बात कर रहा हूं, आराम से ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। सेकेंड पॉइंट, ओके, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। ओके, ये दो चीज बेसिक आपको समझनी है। यानी बेसिक में वी हैव टू थिंग्स, हाउ मेनी डायरेक्टर्स कैन बी देयर इन ए कंपनी, मैक्सिमम, मिनिमम, और उसके लिए क्या पॉइंट्स है, और दूसरा है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, यानी एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। ओके, तो पहले 2 पॉइंट सबको समझ में आए क्या? यानी बेसिक्स में हमें सिर्फ 2 चीज करनी है, ये बेसिक्स है आपके, ये बेसिक हुआ ना, देन वी कैन एंटर इनटू अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म, then we can enter into appointment mechanism malik. So first 2 things are basic, okay, that how many directors should be there in company and number of directorship. Okay, अब जैसे जैसे अपन क्लास में काम करेंगे, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, हम लोग क्या करेंगे, रोज का रोज कैसे शेड्यूल करेंगे, हम लोग ये सारा का सारा पॉइंट ये चार्ट्स में मैं अपडेट करते रहूंगा, जिससे अपन को याद करते रहेंगे चार्ट्स, और उसके बाद मैं कंटेंट चालू करूंगा, मैं सारा का सारा पढ़ाऊंगा। आप इस टाइम पे ना डोंट लुक आउट टेक्स्ट बुक, मेरा एकदम क्लियर सजेशन रहेगा, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना तो मेरे को आंसर देने की रिस्पॉन्सिवनेस आपका आराम से रहेगा कि आप देख लोगे और उसमें आंसर दे दोगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, टेक्स्ट बुक मतलब आपके पास मैंने सॉफ्ट कॉपी दी हुई है, अगर आपने उसे प्रिंट आउट निकाला है तो अभी मतलब क्लास के टाइम आपने वो टेक्स्ट बुक या प्रिंट आउट देखना ही नहीं है मालिक। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मालिक, हाथ जोड़ के, क्योंकि अगर इसको फ्रूटफुल बनाना है ना, इसको तोड़ बनाना है ना मालिक, तो आपको टेक्स्ट बुक को छोड़ना पड़ेगा। आप टेक्स्ट बुक को छोड़िए, बाकी इधर आप जब इधर रहेंगे तो इधर का मेरे को काम एकदम अच्छे से करने दीजिए मालिक। सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं स्क्रीन पे, आपने नोटबुक लेनी है, उसमें लिखना, उसमें लिखते रहिए जैसे मैंने आपको बताया, ओके, और मेरे साथ डिस्कशन करते रहिए। और ये होने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, हार्डली हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लग सकता है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लग सकता है, वो भी मैक्सिमम कब? जब अपना पीक कंटेंट आएगा, यानी 10-15 दिन के बाद। अभी तो अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट 10 दिन तो आपको खाली 10-15 मिनट में ही काम हो जाएगा। जैसे ही अपना लेक्चर खत्म हो इमीडिएटली, या अगर आपका ऑफिस रहेगा तो एंड ऑफ द डे में कभी भी, ओके, मैं आपको पॉइंट नंबर और पेज नंबर के साथ में बता दूंगा, उतना आपने पढ़ना चाहिए, दैट्स इट। मेरे ख्याल से ये मॉडल समझ में आया क्या सबको? ओके, मेरे को खाली एक बार थम्स अप दीजिए मालिक, मॉडल समझ में आया क्या? मॉडल समझ में आया क्या? ओके, अवॉइड टेक्स्ट बुक्स आपने अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज नॉलेज, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है और वही कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। मेरे को बिना कुछ देखे रिकॉल होना चाहिए, तो ही तो काम होगा मेरा।
तो आपने टेक्स्ट बुक्स अवॉइड करनी चाहिए, आपने टेक्स्ट बुक अवॉइड करनी चाहिए, टेक्स्ट बुक देखनी नहीं चाहिए। ओके, आप थोड़ा सा एफर्ट लेक्चर के बाद या एंड ऑफ द डे में करिए। और सर मैं आपको वैसे भी बता रहा हूं, अगर आप 2-3 दिन भी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 दिन के बाद आप एक साथ में पढ़ लेना, आइदर ऑफ इट, मतलब आपके पास मॉडल रेडी होना चाहिए, ये वो आपका कॉल रहेगा। आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दिस। सर अगर व्हाट इफ टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे ही सब आ रहा है। अरे भाई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे ही सब आएगा, जैसे मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो आपको यहां पर ये करने की जरूरत नहीं है मालिक। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव विल बी, ओके सर नहीं पढ़ा, पर क्या होगा कि बुक पढ़ ली ना तो एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रह जाएगा। एक क्या है, एक अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, याद रह रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ सब बैठ रहा है, सब बैठ रहा है, और बुक पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं यार, 500-600 पेज की बुक अगर आपको पूरी याद रह रही है, मतलब वो पढ़ के होने के बाद आपको समझ में आ रहा है, सारा का सारा रह रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? एंड दैट्स मॉडल वी नीड टू डेवलप हियर, और यही मॉडल अपन डेवलप करेंगे। तो यही पॉइंट रहेगा। ओके, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट आज के लिए अपना स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, चैप्टर 1 को रिकॉल करते वक्त 4 चीजें रिकॉल करोगे। देखो थोड़ा सा मैं रिपीटेटिव रहूंगा, बिकॉज दैट इज व्हाट माय ओरिजिनल पॉइंट इज देयर, वेयर आई डू रिपीटेटिव, बिकॉज उसकी वजह से वो रटता है और रिकॉल होता है। तो स्टूडेंट के लेवल पे भी जब मैं थोड़ा रिपीट करता हूं, हो सकता है कोई एक आध दो बंदे अलग रहे, इसमें से एक आध दो बंदे अलग रहे, मतलब व्हाट डिफरेंट, इट कैन बी डिफरेंट पर्सन, मतलब इट मे हैपन दैट 1 or 2% कैन बी एक रैंक होल्डर, एक्सेप्शनल इट में हैपन मालिक, राइट, इट में हैपन, हो सकता है मालिक। रैंक होल्डर होते हैं यार, रैंक होल्डर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। रैंक होल्डर मतलब मेरी क्लास अटेंड कर रहा है रैंक होल्डर ना, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि उसका रैंक आना ही है। ओके, आने के बाद वो खाली ये बोलेगा कि हाँ भाई क्लास हुआ है भाई, रैंक में ऐसा, बट रैंक होल्डर है, रैंक होल्डर अलग ही लेवल पे है। तो रैंक होल्डर, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पर्सन, वन इज रैंक, ये मैं हमेशा हर क्लास में बताता हूँ, कॉमन पॉइंट है। एक होता है रैंक होल्डर और एक होता है मास। मास मतलब पूरा पूरा बाकी बचा हुआ क्राउड, बचा हुआ क्राउड। सर रैंक होल्डर है ना, रैंक लाना ही है, इनके सपने क्या, मतलब इनका सपना बहुत अलग रहता है रैंक होल्डर का। जो मास रहता है ना, बचा हुआ क्राउड, जो वो बाकी बैलेंस क्राउड है, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, ओके भाई 400 आ जाए, 200 पर ग्रुप, 40 पर पेपर, और 200 कैसे भी पहुंच जाए, कोई एक पेपर में 60 आ जाए, 2 पेपर में 60 आ जाए, और बाकी 200 पहुंच जाए। दिस इज मास। मास का सपना कितना है? 400, दोनों ग्रुप देखे 400। ओके, रैंक होल्डर मतलब रैंक होल्डर का सपना 400 ने, रैंक होल्डर जितने मार्क्स रैंक होल्डर को आते हैं ना, उतने मार्क्स का तो अपन अटेम्प्ट करते हैं। अब समझने की कोशिश करो, लॉजिक क्या है, 800 मार्क रैंक होल्डर 800 मार्क का अटेम्प्ट करता है और वो 600, 650, 700 लाता है। हम 600, 650, 700 का अटेम्प्ट करते हैं और 400 लाते हैं। भाई हमारा टारगेट सिर्फ 400 है। ओके, ये है मास। ओके, तो रैंक होल्डर और मास में डिफरेंस एक ही है कि रैंक होल्डर जो मार्क्स लाते हैं, ओके, मास वो मार्क्स का लिखता है, और अल्टीमेटली उसका एफर्ट्स का लॉजिक सिंपल है भाई, चार्टेड बन जाओ, जिंदगी सेट हो जाए, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और मैं बता रहा हूँ रैंक होल्डर यार, ये लोग बहुत अलग रहते हैं यार, बहुत अलग लेवल के रहते हैं। मतलब मैं तो बता रहा हूँ, कभी रैंक होल्डर का ऐसा ब्लड टेस्ट किया ना मालिक, ब्लड टेस्ट भी किया ना, तो उनका A पॉजिटिव B पॉजिटिव नहीं आएगा, रैंक पॉजिटिव आएगा। उनका ब्लड टेस्ट करने के बाद इट विल नॉट बी A पॉजिटिव और B पॉजिटिव, इट विल बी रैंक पॉजिटिव। इतना बड़ा गजब रहता है ये। तो रैंक होल्डर बहुत ऐसा हो सकता है, आप लोगों में कोई रैंक होल्डर रहेंगे, एंड इफ रैंक होल्डर इज देयर, सो इट मे हैपन दैट थोड़ा सा रिपीटेटिव टास्क रहा, तो यू मे थिंक यार सर रिपीटेटिव बहुत ज्यादा, पर मेक इट श्योर ये 101% फायदा आपको ही देगा, 101%, because my overall target is going to update you, outcome should be best from you, and that's it, that is what we need to achieve Malik. ओके, तो भारत माता की जय। तो बेसिक्स से पहला चालू करते हैं, इसको थोड़े से लाइन, अगर आप ये चार्ट अभी बना रहे हो, अगर आप बुक में चार्ट बना रहे हो, तो याद रखो अप्रोक्सीमेटली पहला पेज, जिस पेज पे चार्ट बनाया वो पेज ही छोड़ दो और अगले पेज पे जाओ, क्योंकि अपॉइंटमेंट और टाइप्स में ना 13 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो और मैं स्टार्टिंग में उसको रटने में नहीं हूं, मैं वो कॉन्सेप्ट बताते एक पॉइंट अपडेट करते जाऊंगा। तो अगर आप ये चार्ट आप टेक्स्ट बुक मतलब अपने नोट्स में बना रहे हो, तो इसको पहला पेज छोड़ दो और अगले पेज पे चालू करो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो चालू करेंगे अपन, वो है हाउ मेनी डायरेक्टर्स। Before going on how many directors, let me give you some छोटा सा brief overview. How many directors? Let me give you a brief overview. Okay sir, see understand, शेयर होल्डर्स कंपनी बना देते हैं, लेकिन शेयर होल्डर कंपनी चला नहीं सकते।
सर चला क्यों नहीं सकते? लॉजिक सिंपल है यार, शेयर होल्डर अपने डे टू डे एक्टिविटी में बिजी होते हैं यार, वो कंपनी चलाने में बिजी हो गए तो अल्टीमेटली फिर मतलब वो अपना काम कैसे करेंगे? शेयर होल्डर का मेन टारगेट क्या होता है? शेयर होल्डर का मेन टारगेट होता है इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी प्रॉफिट दे और प्रॉफिट से रिटर्न लेके घर पे चले जावे। अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट किया तो आपका मेन टारगेट क्या है शेयर होल्डर का? अगर आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया तो आप क्या रिलायंस केस में जाके देखोगे जियो कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है? गया तेल ने भाई, अपने को क्या चाहिए? डिविडेंड। अपने को क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू। ओके, जब अपन शेयर बेचे तो मार्केट वैल्यू कड़क रहे। This is something which is every shareholder is interested. Then but if you want a dividend, if you want a high market value, you require a third person to run the company, and that third person is nothing but a directors. Directors are appointed by shareholder, and I told you, अगर shareholder सब लोग आ गए ना, अगर सब shareholder आ गए और काम करने लग गए ना, मैसअप हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी। मतलब 10 साल के बाद वो वाइंडिंग अप कभी होने वाला रहेगा, वो अब भी हो जाएगा। तो shareholder should never interfere in day to day work. शेयर होल्डर का काम होता है डायरेक्टर को अपॉइंट करना एंड लेट डायरेक्टर डू द वर्क। तो व्हाई वी रिक्वायर अ डायरेक्टर? टू रन द कंपनी। कान खुलेगा, टू रन द कंपनी वी रिक्वायर डायरेक्टर। नाउ माय क्वेश्चन कम्स अगेन कि डू यू थिंक कैन डायरेक्टर बी ए एक चीज आपको पता होगी, शेयर होल्डर कैन शेयर होल्डर बी ए बॉडी कॉर्पोरेट? माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। आई वांट दिस आंसर फ्रॉम एवरीवन। कैन बॉडी कॉर्पोरेट बी ए शेयर होल्डर? कैन बॉडी कॉर्पोरेट बी ए शेयर होल्डर? कैन बॉडी कॉर्पोरेट बी ए शेयर होल्डर? आईपीसीसी का इंटर का है और अभी फाइनल में भी वो लॉजिक कहीं ना कहीं पढ़ते हो। क्या बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर बन सकती है मालिक? एक 8 से 10 सेकंड में प्लस माइनस होता होगा लैग का शायद, तो जैसे भी है, क्या बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर बन सकती है? आपने आईपीसी में पढ़ा होना चाहिए मालिक। और इवन आज किसी ने एक आंसर दिया था, उसके अंदर वो पॉइंट कवर था। यस भाई, यस, ये आंसर आ गया। यस यस, एंड जब आंसर मिल चुके हैं, काफी आंसर आ गया। यस 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 यस, ओके। तो मालिक अगर आपको मालूम पड़ गया यस, आपका यस आ गया, ओके, काफी आ गया, सबके यस आ गया। अब यस के पीछे का लॉजिक आपको पता है क्या? यस का आंसर सबने दिया, लेकिन यस के पीछे का लॉजिक पता है क्या? आंसर इज यस सर। सर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, अगर आपको याद होगा तो होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट इन सब्सिडरी कंपनी सो दैट वो कंपनीज को बरोबर बैलेंस कर सके। बट माई क्वेश्चन कम, डू यू थिंक कैन बॉडी कॉर्पोरेट बी ए डायरेक्टर? क्या बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टर बन सकता है? यानी क्या एक कंपनी को मैं डायरेक्टर बना सकता हूं? एक्ट बोलता है आंसर इज नो। ओके, एक्ट का पहला सेक्शन जो चालू हो रहा है आपके साथ में, वो है सेक्शन 149(1). सेक्शन स्टार्टिंग में वापस बोल रहा हूं, रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। डोंट वरी, मां कसम बोल रहा हूं, 15 लेक्चर के बाद सेक्शन याद नहीं रहे तो नाम बदल देना। तो सेक्शन को रटो मत, ऐसा 149 ये है, ऐसे रटो मत, कॉन्सेप्चुअली फ्लो से जाओ। ओके, अपने साथ रहो, सब सेक्शन नंबर याद रहेंगे और सारे ऑलमोस्ट ओके, जिधर नहीं रखने उधर नहीं रखेंगे अपन, मेजरली 6 चैप्टर तक रखेंगे भाई, 6 चैप्टर तक, जितना आता है उतना याद रखो। ओके, जगत जी ने एक आंसर बोला, गिरिराज ने बोला नो नो नो। अच्छा, 2 जन के आंसर नो मिले, ओनली इंडिविजुअल कैन बी शेयर होल्डर। तो मैं आपको बता दूं, ओके, आंसर इज गलत। इंडिविजुअल कैन बी शेयर होल्डर, ओके, ये आपका लॉजिक है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट कैन ऑल्सो बी ए शेयर होल्डर। ओके, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। तो होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी में आपको मालूम होगा, ओके, इसके भाई यार, होल्डिंग कंपनी इज ए कंपनी, इट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच इज इन्वेस्टिंग इन द सब्सिडी कंपनी। तो याद रखिए, डायरेक्टर के लिए ये लोग बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकता। कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन चालू करते हैं मालिक, पहला सेक्शन आपके सिलेबस का चालू हो रहा है, भारत माता की जय। सेक्शन 149(1). 149(1) क्लियर कट बोलता है, ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी ए डायरेक्टर। Only individuals can be a director. Only individuals can be a director. Body corporate firms cannot be a director. सेक्शन ने बोला है तो दिमाग फोड़ी नहीं करने का। ओके, लॉजिक क्लियर है, सेक्शन ने बोला है तो सेक्शन का पहला इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? कौन डायरेक्टर बन सकता है मालिक? इंडिविजुअल। और देखो ना, सेक्शन का लॉजिक भी क्लियर है ना यार, इंडिविजुअल डायरेक्टर क्यों बन सकता है? क्यों बॉडी कॉर्पोरेट को डायरेक्टर नहीं बन सकते? देखो, अल्टीमेटली कंपनी चला कौन रहा है? कंपनी चला कौन रहा है? डायरेक्टर। अगर कल कुछ प्रॉब्लम आ गई, कल कुछ मेसअप हो गया, कुछ हो गया, पेनल्टीज किसको लगेगी? डायरेक्टर को लगेगी। ओके, इंप्रिजनमेंट में कौन जाएगा? डायरेक्टर जाएगा ना, बॉडी कॉर्पोरेट थोड़ा ना रहेगा। ओके, अकाउंटेबिलिटी का काम है मालिक, अकाउंटेबिलिटी का काम है, और अकाउंटेबिलिटी का काम रिक्वायर्स अ इंडिविजुअल। देयरफॉर सेक्शन 149(1) सेज ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी ए डायरेक्टर। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी ए डायरेक्टर। इंडिविजुअल्स कैन बी ए डायरेक्टर। ओके, ठीक है मालिक। पहला, हाउ मेनी डायरेक्टर की बात हो रही है? ओनली इंडिविजुअल। तो पहला दिमाग में रखो, इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर। ठीक है मालिक। Second point, okay, how many minimum number of directors required, sir?
हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड? सर कितने कम से कम डायरेक्टर्स चाहिए, कितने डायरेक्टर या डायरेक्टर्स चाहिए कंपनीज में? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो एक्ट बोलता है 149(1) ही चल रहा है, 149(1). आज अपना टारगेट, आज का टारगेट 149(1) ही है, 149(1) पे ही अपन खत्म करेंगे, 149(1) पे ही खत्म करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं 3 पॉइंट में डिवाइड किए जाते हैं अपन। अगर आप ओपीसी है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड है, ओके, और आप अगर पब्लिक लिमिटेड है, मेरे ख्याल से आई एज्यूम एटलीस्ट, डोंट वरी, ओके, अगर किसी को कुछ नहीं आता होगा इसके बारे में, मैं 100% आपको अगले वीक में पूरा सब चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए मैं एज्यूम करता हूं कि आपको शायद पता होगा प्राइवेट लिमिटेड क्या है, पब्लिक लिमिटेड क्या है। तो प्राइवेट लिमिटेड है जो मैंने लिस्टिंग की बात मत करना, इसमें लिस्टेड अनलिस्टेड की बात नहीं हो रही है। प्राइवेट लिमिटेड जिसमें मैं सिर्फ पैसा मेरा लगा रहा हूं, प्राइवेट पर्सन है, जिसमें प्राइवेट पर्सन ओन कर रहा है, प्राइवेट अपने हिसाब से काम कर रहा है। पब्लिक लिमिटेड मतलब पब्लिक का पैसा आ रहा है, पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड। लिस्टेड अनलिस्टेड अलग इशू है, लिस्टेड अनलिस्टेड का बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पब्लिक लिमिटेड पब्लिक का पैसा, ओके, प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट मतलब अपना पैसा अपन के इर्द गिर्द। यानी एग्जांपल, अगर एक छोटी सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 3-4 जन मिलकर चला रहे हैं और 3-4 जो मैनेज कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इंडिविजुअली प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड पब्लिक का पैसा, एनीबडी कैन इन्वेस्ट इन पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में एनीबडी कैन नॉट इन्वेस्ट, ये ध्यान रखना। ओके, तो अब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ओपीसी की बात करें तो 1 पर्सन कंपनी होता है। 1 पर्सन कंपनी इज ऑल्सो ए प्राइवेट लिमिटेड। आई डू थिंक ये भी आपको मालूम होगा, 1 पर्सन कंपनी इज ऑल्सो ए प्राइवेट लिमिटेड। खाली इतना फर्क है कि उसमें प्राइवेट लिमिटेड में अपने को मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने चाहिए थे, ओके, अगर आपको याद है जो भी है क्राइटेरिया, आपको दो मिनिमम इधर रिक्वायरमेंट थी, 2 की रिक्वायरमेंट थी, और इधर ओपीसी में आपको एक बंदा, ओपीसी दैट इज व्हाट ए क्राइटेरिया इज देयर फॉर ओपीसी। तो अब बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर ओपीसी। अब डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, गलती से भी शेयर होल्डर में कंफ्यूज नहीं होने का। आप आईपीसीसी इधर घुसेड़ना मत, ओके, मैं एकदम क्लियर कट हूं, कान खुले। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन ओपीसी इज 1, minimum number of director required in private limited is 2, and minimum number of director required in public limited is 3. ओके, तो याद रखना 1 2 3 1 2 3। ओपीसी में 1 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए, पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम डायरेक्टर 3 चाहिए। यानी अगर आप शेयर होल्डर, और मैं हमेशा ये एग्जांपल यूज करूंगा, ये एग्जांपल अपना स्टार्ट टू एंड तक रहेगा फ्रॉम फॉर कंपनीज एक्ट, बाकी दूसरे इसमें एग्जांपल की जरूरत नहीं होगी। ये कंपनी एक्ट में, ओके, स्टार्टिंग टू एंड, प्लीज अंडरस्टैंड, स्टार्ट टू एंड कंपनी एक्ट में मालिक, कंपनी एक्ट में स्टार्ट टू एंड एग्जांपल ये रहेगा, आप सब शेयर होल्डर हो। अगर आप सब शेयर होल्डर हो और एक कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी में आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने चाहिए, और पब्लिक कंपनी है तो कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने चाहिए? 3। अब आप क्वेश्चन पूछोगे सर अपॉइंट कैसे करें, क्या करें? अरे ये तो बाद का लेक्चर है ना, ये तो अपना सेकंड पॉइंट है ना, अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके ऊपर घाई मत करो। तो अभी पहले है कि आपको कितने अपॉइंट करना है, तो 1 2 3 ये दिमाग में रख लेना। इसको फ्रीज कर देवे मालिक, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए? 1 2 3। सर क्या मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर भी रिक्वायरमेंट है? कंपनी एक्ट ने कुछ बताया? तो सेक्शन 149(1) बोलता है, 149(1) ही चल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, कोई भी कंपनी होने दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 ही हो सकते हैं, 15 से ऊपर नहीं जाना का, 15 के ऊपर नहीं जाने का मालिक, 15 के ऊपर नहीं जाने का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? 15। ओके सर, ऐसा क्यों किया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर? लॉजिक सिंपल है ना यार, 15 डायरेक्टर मैनेज करने के लिए तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। अगर कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है उसके लिए 15 डायरेक्टर मोर देन इनफ है, डिसीजन मेकिंग आसान होगा। जितने कम डायरेक्टर रहेंगे डिसीजन लेना सब आसान होगा। सर बट व्हाट अबाउट रिलायंस? रिलायंस में तो बहुत सारे डायरेक्टर है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसी कंपनी हो सकती है रिलायंस जैसी जिसके बहुत सारे स्ट्रीम है, बहुत सारे एक पर्टिकुलर टारगेट्स है, यानी उनकी इंडस्ट्रीज अलग है। एक है रिलायंस जियो होगा, एक होगा रिलायंस का फूड इंडस्ट्री होगा, एक रिलायंस का ट्रेंड होगा, ऐसे मल्टीपल ये होंगे। मतलब एक क्लॉथिंग इंडस्ट्री में होगा, एक फूड इंडस्ट्री में होगा, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री में होगा, एक स्टील इंडस्ट्री में होगा, ऐसे ऐसे उनके इतना बड़ा बिजनेस है। और आप इमेजिन करो 15 डायरेक्टर कैसे मैनेज करेंगे कंपनी को पूरा? तो सर क्या 15 डायरेक्टर ऊपर रख नहीं सकते? तो इन्होंने कंडीशन क्या डाली है, सेक्शन 149(1) बोलता है मैक्सिमम 15 डायरेक्टर चाहिए, लेकिन जैसे ही आपको 15 के ऊपर रखने हैं आप रखिए, लेकिन 15 डायरेक्टर के ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, मोर देन 15 डायरेक्टर्स यू नीड टू पास एसआर। इसका मतलब क्या हुआ? 15 डायरेक्टर तक आपको क्या पास करना पड़ेगा मालिक? 15 डायरेक्टर तक क्या पास करना पड़ेगा मालिक? 15 डायरेक्टर तक पास क्या करना पड़ेगा मालिक? 15 डायरेक्टर तक पास क्या करना पड़ेगा मालिक? 15 डायरेक्टर आप ओआर पास करके डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे, 15 के ऊपर जैसे ही गए आपको एसआर लगेगा।
घाई मत करना, वापस बोल रहा हूं, एक आराम से जाना। ओके, तो पहला मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए? 1 2 3। 1 2 3 कैसे है? ओपीसी के लिए 1, प्राइवेट के लिए 2, पब्लिक के लिए 3। डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूं। शेयर होल्डर आपका एपीसी में गया। बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, शेयर होल्डर सर 5 चाहिए थे और 2 चाहिए, ऐसा वो कंफ्यूज मत करना, शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट अलग है। डायरेक्टर्स कितने चाहिए? अभी आप सिर्फ डायरेक्टर, अभी कंपनी चलानी है, हमें शेयर होल्डर के नंबर से कोई लेना देना नहीं। शेयर होल्डर का क्या, बस शेयर होल्डर की मीटिंग जरूरी है, क्योंकि शेयर होल्डर ही तो अपॉइंट करेंगे इसको। तो भाई लॉजिक क्लियर है मालिक, याद रखना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 2 3 चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आप 15 अपॉइंट कर सकते हो 149(1) के हिसाब से, लेकिन वो लोग बोलते हैं 15 के अगर ऊपर जाना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। इसका मतलब 15 के नीचे जो अपॉइंटमेंट होंगे वो किसके थ्रू होंगे? ओआर के थ्रू होंगे। अब ये ओआर होगा या कैसे अपॉइंटमेंट होगा ये अपन बाद के लेक्चर में देखेंगे, जब अपन ये अपॉइंटमेंट के टाइप्स में आएंगे मालिक। तब तक दिमाग फोड़ी मत करिए मालिक। ओके, तो इधर तक की कहानी, मेरे ख्याल से इधर तक की कहानी सबके लिए क्लियर है। तो सबसे पहला सेक्शन 149(1) दिमाग में रखिए, रटने की कोशिश कीजिए। ओके, रटने की मतलब कौन सा समझिए, अभी रटने की कोशिश कीजिए। हाँ, इंडिविजुअल डायरेक्टर हो सकता है, ये वर्डिंग्स मैटर करेंगे मालिक, बिकॉज लॉ है, लीगल लैंग्वेज मेरे को चाहिए। मैं वापस बोल रहा हूं, लीगल लैंग्वेज मैं जब बोल रहा हूं तो लीगल लैंग्वेज में लीगल वर्ड चाहिए। इट डज नॉट मीन सर पूरा मॉड्यूल का लैंग्वेज में नहीं याद करना चाहिए। मॉड्यूल के वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज अपने हिसाब से आंसर लिखते हैं अपन, अपनी इंग्लिश के हिसाब से आंसर लिखेंगे अपन, लेकिन वर्ड्स मॉड्यूल के होने चाहिए। कीवर्ड जो उठाओगे लॉ के होने चाहिए। यानी जैसे ये बोला जाता है भाई 149(1) आते ही तुम्हारे पास 3 चीजें आनी चाहिए। सबसे पहला ओके इंडिविजुअल, दूसरा होगा मिनिमम, तीसरा होगा मैक्सिमम। ओके, तो इंडिविजुअल 1 2 3, मैक्सिमम 15। 15 के ऊपर चाहिए तो क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। ओके, मैंने आपको क्या बताया था और एक चीज, if you remember chapter 1 2 3 में I told you that one of the biggest challenge will be exceptions or exemptions. ओके, सेक्शन 149(1) के लिए भी सर्टन एग्जम्पशंस है। एग्जम्पशन मतलब ओके, कभी नोटिफिकेशंस आ गए और नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। अब ये नोटिफिकेशन को थोड़ा सा अडेप्ट धीरे धीरे करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लो, स्क्रीन पे सबका ध्यान। ओके, ये वाला क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया, स्क्रीन पे ध्यान सबका। ओके, ये वाला क्राइटेरिया, मैक्सिमम नंबर का क्राइटेरिया, ओके, लिमिटिंग मैक्सिमम नंबर का क्राइटेरिया विल नॉट बी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल टू, ओके, याद रखिए, सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। यानी सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के लिए मालिक ओके, ये मैक्सिमम का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है, मिनिमम का क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। ओके, इंडिविजुअल भी एप्लीकेबल है, लेकिन मैक्सिमम नंबर दिस इज नॉट एप्लीकेबल। खाली ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, 149(1) पूरा एप्लीकेबल है, लेकिन 149(1) में से जो मैक्सिमम का क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल नहीं है। वो किसको एप्लीकेबल नहीं है? सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। अब मेरा क्वेश्चन आता है, सेक्शन 8 कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? ओके, जो आपको मालूम होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कंपनी, और गवर्नमेंट कंपनी जिसमें 51% से ज्यादा गवर्नमेंट स्टेक होगा। ओके, वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? 51% से ज्यादा स्टेक गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का होगा, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, इनको 15 के ऊपर, 15 का लिमिट और 15 के ऊपर एसआर पास करना ये क्राइटेरिया नहीं है। इसका मतलब, कान खुले मेरे को बताइए, इसका मतलब क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर गवर्नमेंट कंपनी में ओके 18th डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, या सेक्शन 8 कंपनी में 18th डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है, 18 था, 17 ऑलरेडी अपॉइंटेड है, 18th डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, विल दे रिक्वायर ओआर और एसआर? 18वां डायरेक्टर है, जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट हो रहा है, 18th डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, विल दे रिक्वायर ओआर और एसआर? सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी ओके, 17 डायरेक्टर ऑलरेडी है उनके बोर्ड पे, 18वें डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, 18th डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो उनको ओआर लगेगा या एसआर लगेगा मालिक? दे विल रिक्वायर ओआर और एसआर फॉर सेक्शन 8 एंड गवर्नमेंट कंपनी मालिक, फॉर सेक्शन 8 एंड गवर्नमेंट कंपनी। ओके, तो इनके एप्लीकेबिलिटी, इनका 15 की लिमिट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। वापस बोल रहा हूं, 1 2 3 एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल्स भी एप्लीकेबल है, लेकिन ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला ना, बहुत शांति से चैप्टर 1 2 3 देखना पड़ता है भाई, आगे का सिनेरियो बहुत इंपैक्टेड है। तो मेरे को बताइए मालिक, ओके, अब ये मेरे को बताइए सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी में, अब मेरे को आप बताइए भाई, ओआर लगेगा या एसआर लगेगा? ओआर लगेगा या ऐसा लगेगा? ओआर लगेगा या एसआर लगेगा मालिक? वत्सल का अभी आज रिस्पॉन्स आया भाई, तृप्ति मैडम आपका भी आ गया भाई अभी। ओके, वंदना जी रिक्वायर्ड ओआर, परफेक्ट।
ओके तो मालिक ऑलमोस्ट सबके आंसर करेक्ट है, तो ओआर आ रहा है। इसका मतलब क्या आ गया दिमाग में, क्या आ गया, यानी सेक्शन 8 कंपनी तुमने पढ़ी या भाई यार गवर्नमेंट कंपनी पढ़ी। ओके तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 15 का लॉजिक नहीं लगाना है, लेकिन 1 2 3 का लॉजिक लगेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इधर तक अपन कंक्लूड करते हैं, इधर तक अपन ने ये कंक्लूड कर दिया। अब मेरे छोटे से एग्जांपल्स है, घाई मत करिए, एग्जांपल्स मेरे एग्जांपल्स है, ये मेरे एग्जांपल्स आपको टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ मिलेंगे, कुछ कुछ नहीं मिलेंगे। जो मॉड्यूल के एग्जांपल्स है वो तो सबके सब मैंने टेक्स्ट बुक में रखे हैं। अब मैं जो इधर एग्जांपल दूंगा ये क्लास के एग्जांपल है, तो अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से पार्ट देखिए, स्क्रीन में ध्यान दीजिए। ओके एग्जांपल 1, एग्जांपल 1 मेरे एग्जांपल है मालिक, ओके अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके मेरा क्वेश्चन जो जा रहा है, ओके आपको मालूम है क्या आर्टिकल्स, ओके क्या आर्टिकल्स डायरेक्टर के नंबर डिफाइन करता है? आंसर इज यस। डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए अपनी कंपनी में, आर्टिकल्स में लिखा होगा। एग्जांपल अपना आर्टिकल्स मेंशन कर रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन कर रहा है कि 10 डायरेक्टर होने चाहिए अपनी कंपनी में, तो अपने को 10 लेने हैं। 10 के ऊपर नहीं ले सकते, बिकॉज आर्टिकल्स को भी ओवरराइड नहीं कर सकते। देखो आपको ध्यान रखना होगा एज ए कंपनी, आपको आर्टिकल्स का ध्यान रखना होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोल रहा हूं, आर्टिकल मतलब ऑफिस के आर्टिकल्स नहीं है, आर्टिकल्स का ध्यान रखना होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का ध्यान रखना होगा और लॉ का ध्यान रखना होगा। मेक इट क्लियर, आर्टिकल्स कैनॉट ओवरराइड लॉ, आर्टिकल्स कैनॉट ओवरराइड लॉ। लॉ जो बोल रहा है वो आर्टिकल्स ने ध्यान रखना है, आर्टिकल्स ने ध्यान रखना है। ओके तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, ओके स्क्रीन पे देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने लिमिट किया हुआ है, लिमिट किया हुआ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने लिमिट किया हुआ है, लिमिट किया हुआ है ओके 10 डायरेक्टर, यानी उन लोग ने बोला है 10 डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। ओके अब इनके पास ऑलरेडी 10 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड है मालिक, 10 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड है, अपॉइंटेड है, अपॉइंटेड है। सबका ध्यान स्क्रीन पे, मेरे एग्जांपल रहे तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज दिस इज हाउ योर एग्जामिनेशन केस स्टडी विल वर्क, दिस इज योर एग्जामिनेशन केस स्टडी विल वर्क, मेक इट श्योर ये आपके दिमाग में रहे। अब क्वेश्चन है ओके ये कंपनी को ओके 2 मोर डायरेक्टर्स नीड टू बी अपॉइंटेड, 2 मोर डायरेक्टर्स नीड टू बी अपॉइंटेड, नीड टू बी अपॉइंटेड। अब मेरे को बताओ कैसे अपॉइंट करेंगे बच्चे लोग, मेरे को बताओ कैसे अपॉइंट करेंगे ये। टू मोर डायरेक्टर्स नीड टू बी अपॉइंटेड, ये कैसे अपॉइंट करेंगे? क्योंकि आर्टिकल्स ने तो बोला 10 डायरेक्टर है, आर्टिकल ने बोला 10 डायरेक्टर की लिमिट है और 10 डायरेक्टर अपॉइंट हो चुके हैं, यानी अपने पास 10 डायरेक्टर ऑलरेडी है। अब मुझे 2 करने हैं, यानी मेरे को 12 तक करने हैं। तो अब किस तरह से आपके रिजोल्यूशन पास होंगे? अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, तो इस पे ध्यान दीजिए मालिक। ओके तो इस केस में आपने क्या करना है, आई डोंट नो मेनी इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस, बट टू द एक्सटेंट आपने इसको आंसर लिखते वक्त, आंसर कैसे लिखना होगा वो फ्रेम बाद में करेंगे, लेकिन आंसर में आपके 2 क्रक्स होने चाहिए। सबसे पहले आप ये बोलोगे कि भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अपडेट करेंगे बाय पासिंग एसआर टू इंक्लूड 12 डायरेक्टर्स। कुछ समझ में आया मालिक? प्लीज डू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं, यानी ये एसआर फॉर अपॉइंटमेंट नहीं पास किया जा रहा है। दिस एसआर इज नॉट फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर, दिस एसआर इज फॉर अमेंडिंग आर्टिकल्स, अपडेटिंग आर्टिकल्स। तो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन में आपको ये लिखना होगा कि आर्टिकल्स को पहले अमेंड करिए बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। इन इंटरमीडिएट यू आर ऑलरेडी अवेयर, व्हेन वी टू amend AOA we require to pass special resolution, भारत माता की जय। यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। ओके तो पहला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अपडेट करिए बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसके अंदर मेंशन करिए 12 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और ये होने के बाद अब मेरे को बताओ 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, 2 डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड, एंड मेरे ख्याल से अभी ये समझ में आ गया, 2 डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड एंड दे विल बी अपॉइंटेड बाय पासिंग OR। एंड मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मैं कोई भी एग्जांपल सेक्शन 8 या गवर्नमेंट कंपनी का नहीं ले रहा हूं। सेक्शन 8 गवर्नमेंट कंपनी में आपको कुछ नहीं करना है। हाँ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का लिमिट आया तो करना पड़ेगा मालिक, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का लिमिट आया तो करना पड़ेगा, बट दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल वर्क। मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ चुका है, सबको एवरीबडी अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। तो हर जन को ये एग्जांपल समझ में आ चुका है कि भाई अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहा है जिसमें ऐसा लिखा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 10 डायरेक्टर है और मुझे और 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं और 10 डायरेक्टर ऑलरेडी अपॉइंटेड है, तो सर क्या करना होगा? तो आपका आंसर ऐसा आना चाहिए, सबसे पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स को अमेंड करेंगे एंड उसके बाद OR पास करके नेक्स्ट 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। अगर ये समझ में आ गया तो मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, थोड़ा सा और आंसर को अपडेट करते हैं। ओके और एक क्वेश्चन सबका इधर ध्यान ना, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एक 2 मिनट लूंगा बस, लास्ट 2 मिनट मालिक, 2 मिनट सिर्फ, लास्ट 2 मिनट।
ओके अब मेरे को ये बताइए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ओके जो लिमिट दी थी वो थी 15 डायरेक्टर की, और अपन के 15 डायरेक्टर अपॉइंट हो गए। अब मेरा क्वेश्चन है 2 मोर डायरेक्टर, मेरा क्वेश्चन ये है टू मोर डायरेक्टर्स, अरे ये इधर कैसे आगे बे? हाँ हाँ जाने दो, मैं इधर लिख देता हूं भाई, ऊपर नीचे हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है 2 more directors need to be appointed. डन मालिक? ओके अब मेरे को बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए भैया। सबसे पहले ओके AOA को अपडेट करिए, आंसर रिमेन सेम, अपडेट करिए बाय पासिंग, अपडेट करिए बाय पासिंग SR टू हैव 17 डायरेक्टर्स, 17 डायरेक्टर्स। ये समझ में आया? अब क्वेश्चन ये होगा कि अगले जो 2 डायरेक्टर होंगे ओके नेक्स्ट 2 डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय पासिंग SR, दैट्स इट। ओके अगर ये दोनों एग्जांपल आपके दिमाग में बैठ गए तो कहानी खत्म है। ओके वी हैव कंक्लूडेड द बेसिक पॉइंट। एक छोटा सा पॉइंट मेरा बचा हुआ है लेकिन आई विल कवर दैट डे आफ्टर टुमारो ऑन मंडे, बट ठीक है मिनिमम डायरेक्टर को लेके मेरा बचा हुआ एक पॉइंट, लेकिन मैं उसको मंडे को कवर करता हूं। लेकिन इधर तक मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये हुआ 149(1) का स्टार्टिंग पार्ट। बस मेक श्योर आप एक चीज क्लियरली ध्यान रखो, ये मैं आपको बता रहा हूं वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, याद रखना पूरा सेक्शन को एग्जाम्शन नहीं देते या नोटिफिकेशन नहीं देते। ओके पार्ट ऑफ द सेक्शन, जैसे अभी मैंने बताया, अगर आपने देखा होगा यही पोर्शन को एग्जाम्शन मिला है। ओके यानी गवर्नमेंट कंपनियां सेक्शन 8 को दे नीड, दे आर नॉट ये दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन दिस वन। ओके ये पॉइंट ध्यान रखना, यही एक चीज आपने ध्यान रखनी है। और एक वत्सल ने एक आंसर दिया, वत्सल ने एक आंसर दिया है अदर फॉर एडिशनल डायरेक्टर। अब है ना थोड़े वर्डिंग चेंज करना मालिक, वत्सल नॉट ओनली वत्सल फॉर एवरीवन। नाउ डोंट यूज द वर्ड एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर वर्ड यूज किया ना कहानी अलग हो जाएगी मालिक, बिकॉज एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अलग तरह से है, दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डायरेक्टर विच विल कम टू नो ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे में हम लोग बहुत सारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर दिमाग ऐसा ये होएगा, तो अपन को वर्डिंग थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से ये दोनों एग्जांपल सबको समझ में आ गया मालिक। इस सेक्शन 149(1) क्लियर मालिक? 149(1) पक्का क्लियर मालिक? तो तोड़ मालिक। तो 149(1) को एक बार समराइज एकदम छोटे से, क्योंकि एक ही सेक्शन हुआ अपना, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन आज के स्ट्रक्चर में मेरे ख्याल से सबको अभी धीरे धीरे अपने लेक्चर अडेप्ट होते रहेंगे। 2-3 दिन में माँ कसम फिर माहौल करते अपन को एकदम कंटेंट एकदम तोड़ उड़ाना मालिक। इधर तक पक्का समझ में? डन 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 डन। एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट? किसी को भी डाउट कुछ है? ओके तो जो वर्चुअल लेक्चर वाले मैं आपको स्टॉप कर देता हूं मालिक। टेक केयर मालिक।